एक नौजवान बस्तर में आए, बस्तर में शिक्षा की क्रांति लाए, बस्तर का गांधी कहते हैं। ताऊ जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? 93 क्रॉस कर लिया, 94 चल रहा है। तो आपका बचपन कैसा रहा? वो जो मेरे जीवन में मैंने उस समय में भागदौड़ की, कबड्डी, खो खो और फुटबॉल। मैं वॉलीबॉल का ऑल इंडिया का चैंपियन टीम का मेंबर हूँ। बचपन आपका पूरा खेल में बीता है अच्छे से। मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। तो शरीर को अंगली से पास बनाता था। अच्छा। हाथ से नहीं। जी। मेरी अंगली की बड़ी तारीफ होती थी। आप लड़ाई भी करते थे? नहीं नहीं, वो सही बात है। आज भी आप 3-4 घंटे औसत पढ़ रहे हैं? पढ़ता हूँ, औसत है मेरा। अगर शाम को 7 बजे बैठ जाऊंगा तो 2 बजे तक पढ़ सकता हूँ। नित नवीन जीवन जियो। उस दिन आपने जलेबी की कुर्बानी दी और समाचार पत्र खरीदा। मैं ब्रह्मचारी रहूंगा, जी। शादी नहीं करूंगा। यहाँ मैं देखता था तो यहाँ की लड़कियां जितना दौड़ती भागती है, हमारे यहाँ के लड़के नहीं भागते तो। हजारों की संख्या में एथलीट तैयार किए जो देश विदेश में खेलने गए। बच्चों के अकाउंट में लाखों रुपए रहते थे, उन्होंने खेल से जीते हुए थे। किसी का एक पैसा नहीं रहा। जो तेरा है तेरे अकाउंट में रहेगा। जब भी हम बस्तर की बात करते हैं तो जहन में एक ही नाम आता है और वो है माओवाद। 1980 के दशक में माओवाद बस्तर में पैर पसार रहा था, लेकिन ठीक उसी समय एक नौजवान बस्तर में आए और बस्तर में शिक्षा की क्रांति लाए। बस्तर के आदिवासी बच्चों के लिए आश्रम बनाए और उन्हें पढ़ाए लिखाए, साथ ही साथ उन्हें एथलीट बनाया और देश विदेश तक खेलने भेजे। इन सब कार्यों के लिए उन्हें पद्मश्री पुरस्कार से नवाजित किया गया और आज हम उन्हीं से मिलने आए हैं, उनसे बातचीत करने आए हैं। लोग उन्हें बस्तर का गांधी कहते हैं, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं और बच्चे और बड़े भी उन्हें प्यार से ताऊजी कहते हैं। तो ताऊजी से हम मिलने आए हैं उनके आश्रम में, माता रुक्मिणी आश्रम। और ये पीछे जो घर दिख रहा है, ये ताऊजी का घर है। हम चलेंगे, ताऊजी से बात करेंगे। जैसे मैं आया तो सबसे पहले यहाँ पर देख रहा हूँ 2 कोटेशन लिखे हुए हैं। एक लिखा है, शिक्षा से अन्याय मिटाओ, भाईचारा खूब बढ़ाओ। और ताऊजी भी इसी कोटेशन को ही आधार मानकर चलते हैं, क्योंकि इन्होंने बस्तर में शिक्षा का प्रसार किया और भाईचारा खूब बढ़ाया है। इस तरफ लिखा है, मैं सेवा करने में कभी हार नहीं मानूंगा। गांधी जी का ये कोटेशन है और ताऊजी भी यही कर रहे हैं, बस्तर में सेवा कर रहे हैं, शिक्षा के क्षेत्र में बस्तर को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज से नहीं, 1980 के दशक से, जब यहाँ पर रास्ते नहीं हुआ करते थे, जब लोग जागरूक नहीं हुआ करते थे, तब से ताऊजी लगे हैं और इस क्रांति को, इस सेवा भावना को आगे बढ़ा रहे हैं। चलिए हम ताऊजी से मिलते हैं। ये आश्रम है जहाँ पर ताऊजी रहते हैं और ये आप छोटा सा जो कुटिया जैसा देख रहे हैं, जिसमें ऊपर में तालपत्री लगी हुई है, ये वही छोटी सी कुटिया है जिसमें ताऊजी निवास करते हैं। और आसपास देख सकते हैं आप, ये पेड़ पौधे लगे हुए हैं, फल हैं इन पेड़ों में। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ताऊजी कैसे रहते हैं, कितना सरल उनका जीवन है। इसलिए हम आज ताऊजी से मिलने आए हैं। चलिए हम ताऊजी से मिलते हैं। ताऊजी प्रणाम। कैसे हैं ताऊजी? ये मैं माइक लगा देता हूँ आपको ताकि आवाज हमारी आती रहे। कैसे हैं ताऊजी? अच्छा हूँ। अच्छे हैं? बढ़िया। स्वस्थ। जी बिल्कुल, आप तो हमेशा स्वस्थ रहेंगे। जैसा मैंने आपके बारे में सुना है, तो आप बहुत मेहनत भी करते हैं अपने शरीर के लिए भी। जी। ताऊ जी, उम्र कितनी हो गई आपकी? 93 क्रॉस कर लिया, 94 चल रहा है। 94 चल रहा है? अरे वाह। और ताऊ जी, हम आपसे बातचीत करने आए हैं। जी बिल्कुल, बैठ जाता हूँ मैं। तो शुरुआत आप कब आए थे बस्तर में? यहाँ यूँ आने लग गया था मैं 74 75 जी। यूँ घूमने की दृष्टि से तो यहाँ किसी सम्मेलन की दृष्टि से तो मैं छत्तीसगढ़ में आया हूँ। जी। और बस्तर में मैं 74 75 में आया। तो सबसे पहले जब आए थे तो घूमने ही आए थे क्या? नहीं, यहाँ मैं घूमने के लिए तो मेरी इच्छा तो होती थी। मैं सुनता था कि बस्तर में बहुत घने जंगल है, ऐसा है, बस्तर का प्राकृतिक सौंदर्य सुंदर है, झरने खूब हैं, ये बहुत है। तो इच्छा बहुत होती थी मेरी। जी। लेकिन आप जानते हैं कि मैं कोई बहुत बड़ा नेता तो था ही नहीं। जी। कार्यकर्ता था, कार्य छोड़ के आ गया था। जी। और बहुत सिंपल जीवन जीता था अपना। अच्छा। तो इसलिए मैं घूमने फिरने की इच्छा होती हुई भी बहुत सी जगह जा नहीं पाता था। जी। किसी कार्यक्रम में जाया करता था। जी। उसी कारण से मेरे को थोड़ा, जितना दूसरे लोग घूम लिए उतना मैं नहीं घूम पाया हूँ। जी। लेकिन यहाँ आने के बाद तो मेरा जीवन घूमने का ही हो गया है। जी। मुझे घूमना पड़ता है। तो बस्तर जब आए थे तो क्या सोच लेके आए थे, और बस्तर की आने की कहानी क्या है, ये बताइए। देखिए,
एक कहानी हम लोगों ने, एक बार हम लोग अखबार पढ़ रहे थे, तो उस अखबार में मेरे पढ़ने को मिला कि बस्तर में 5-6 लड़कियां टोकरा लेकर के, टाकरा कहते हैं यहाँ पर, जी टाकरा लेकर के जंगल में पत्ते तोड़ने गई थी, जी और वहाँ उनका चीते से सामना हो गया। चीते ने उनका हमला कोशिश करी थी, उन लड़कियों ने हिम्मत नहीं हारी, और 3-4 लड़कियां, और जो 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 चीता था जी वो जिधर हमला करता था, तो 3-4 लड़कियां टाकरा सामने करके उसको एक साथ धकेलती थी। अच्छा, चीते से लड़ गई मतलब। और उसके फोटो भी था। जी और जब मैंने उसको देखा तो मुझे लगा कि जहाँ की महिलाएं इतनी बहादुर हैं, वहाँ महिलाएं काम करने का मौका अगर मुझे मिला तो कितना अच्छा लगेगा, और मैं वहाँ की महिलाओं को यहाँ ला के काम करूँगा। ये तो अंदाज नहीं था कि मैं यहाँ आ जाऊँगा, जी लेकिन मैं वहाँ के जो हमारे जो सर्वोदय वाले लोग हैं उनसे कहूँगा कि एक महिलाओं का शिविर, वहाँ की महिला का एक शिविर इंदौर में या मालवा में, भोपाल में लगवा दिया जाए। जी बस ये ख्वाहिश थी। जी तो यहाँ मैं 2-3 बार आया, तो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा कि मालवा ज़्यादा प्रकृति यहाँ की है। मालवा में तो बहुत कटाई कर दी लोगों ने, जी काटा है जंगल। जी उसमें यहाँ इतने जंगल नहीं काटे गए। जी तो और मुझे जंगल से प्यार था, जी तो जंगलों में घूमता फिरता था। 13-14 वर्ष की उम्र से मैं जंगल में घूमता खूब। जी स्काउट वगैरह में खूब जंगलों में मैंने काम किया, जंगलों में शिविर के, सम्मेलन के, पदयात्राएं की। इसी में पदयात्रा ज़्यादा करता था, इस जंगल में अच्छा घूमने को मिलता है। जी। तो जिस समय आप वो पत्र पढ़ रहे थे और उसके बाद आपका मन हुआ कि बस्तर में आना चाहिए, यहाँ के लोगों के लिए काम करना चाहिए, उससे पहले आप क्या करते थे? मतलब आपका बचपन कैसा रहा? और बचपन से जब आप पढ़ाई कर रहे थे, वो दौर कैसा रहा आपका? देखिए, जब मैं पढ़ाई का दौर मेरा रहा, तो मैं मूलतः खिलाड़ी हूँ। मेरा अगर मैं 8 घंटे कुछ कर रहा हूँ, तो उसमें से 4 घंटे, 4.5 घंटे खेलने कूदने में जाता, जी और 2 घंटे पिताजी के डर के मारे और गुरु जी के डंडे के डर के मारे मैं 2 घंटे पढ़ भी लिया करता था। लेकिन जब पढ़ता था तो बहुत मनोयोग से पढ़ता था, जी और खेलता कूदता हूँ तो इससे स्वास्थ्य खूब जी रहता था। जी स्वस्थ हूँ भी अभी आज भी, जी जी 54 वर्ष की उम्र में भी स्वस्थ हूँ। जी मुझे चलना फिरना दौड़ना भागने में कोई परेशानी नहीं है। जी तो वो जो मेरे जीवन में मैंने उस समय में भागदौड़ की, उसका लाभ मुझे अभी तक मिल रहा है। अभी तक। कौन सा खेल खेलते थे ताऊ जी? कबड्डी, खो खो और फुटबॉल, जी वॉलीबॉल। मैं वॉलीबॉल का ऑल इंडिया का चैंपियन टीम का मेंबर हूँ। वॉलीबॉल फुटबॉल वॉलीबॉल में आप चैंपियन टीम के जी हाँ, मेंबर हैं? मैं पास खिलाता था। अच्छा अगर मेरा स्मैशर कहता था, धर्मपाल भाई नेट से 9 इंच ऊपर आना चाहिए बाल, मैं उसको 9 इंच बाल ही देता था। अच्छा मेरा अच्छा कंट्रोल था मेरी अंगलियों के ऊपर। वाह तो ओवरहैंड सर्विस करते हैं ना, जी मैं अपनी टीम में अकेला व्यक्ति था कि जो ओवरहैंड सर्विस को अंगली से पास बनाता था, अच्छा हाथ से नहीं, जी अंगली से बनाता था। तो इसलिए मेरी अंगली की बड़ी तारीफ होती थी जी कि भाई ये भला आदमी, तो ओवरहैंड सर्विस हो रही है, उसे भी अंगली से ही पास फेंकेगा, ऐसे नहीं लेगा, जी अंगली से ही पास बनाता है। तो मेरे को वो लोग वहाँ रखते थे, जब जब उसकी सर्विस को टर्न आती थी तो मेरे को सेंटर में रखते थे अच्छा कि जिससे मैं अगली बार पास बना सकूँ। जी तो वो अगली बार पास बनाने में मेरे को बड़ा फेमस कर दिया भाई। जी तो मेरे को फिर कहा गया कि अच्छा आप एक गर्व करके, मेरा मित्र था, अच्छा ऊँचा पूरा था और बहुत बढ़िया स्पेशल था। तो उसने कहा धर्मपाल भाई मेरे को आप 2.5-3 घंटे खिलाओ, तब मैं अच्छा खेल। मैंने कहा कि तू 2.5-3 घंटे नहीं खेलेगा तो अच्छा स्पेशल नहीं बन सकता, जी और मैं चाहता हूँ कि तेरी वाली जो फर्स्ट रो की लाइन होती है ना, जी उसके अंदर गिरे तो मैं मानूंगा तो वाली मारने वाला है। अच्छा बोला धर्मपाल भाई ये तो बड़ा कठिन काम है। मैंने कठिन काम कठिन मेहनत से पूरे हो जाते हैं, बहुत सिंपल बात है। जी जो कठिन काम होते हैं वो कठिन परिश्रम किया जाए तो साल जाते हैं। जी तो उसको ये बात जच गई। तो मेरे को, हम लोग समय निकालते थे चोरी से, कोई देख तो नहीं रहा हमको, इसी समय में खेलते थे, कोई नहीं देखता था, जिससे हमारी नकल करके जी और हमारे को व्यवधान पैदा नहीं कर सके वो। जी तो हम चोरी छिपे खेलते थे बहुत, अच्छा। अलग अलग जगह तो जाकर। बचपन आपका पूरा खेल में बीता है अच्छे से।
खूब खेले। मैंने मेरे को शायद ही कुछ दिन याद हो कि जब मैं 5-7 किलोमीटर दौड़ता भागता नहीं था। अच्छा, डेली 5-7 किलोमीटर दौड़ते थे? चलना या दौड़ना दोनों 5-7 किलोमीटर थे। कभी कभी बीमारी की जरूरत हो जाए या एग्जाम के दिन आ जाए जी। तो उन दिनों में भी 3 किलोमीटर तो पक्का था। अच्छा, एग्जाम के दिन भी मैं 3 किलोमीटर दौड़ के जाता था वाह, परीक्षा देने के लिए। अभी उसे उसके बिना मेरे को मन नहीं लगता था। हाँ, मेरे को मानसिक शांति नहीं मिलती थी। मैं उतना कर लूँ तभी मेरे को मानसिक शांति मिलती थी कि हाँ कुछ जी। कर और लिया। पढ़ाई में कैसे थे ताऊ जी? पढ़ाई में मैं 8वीं तक तो सेकंड क्लास रहा। जी। 8वीं के बाद में फिर मेरे मन में मेरे को लोगों ने कुछ ताने मारे कि तेरे पिताजी तेरे को पढ़ाने के लिए इतना पैसा खर्च करते हैं और तू यहाँ खेलता फिरता है जी। हाफ पैंट पहन के। तो मेरे को कुछ लोगों ने कहा था जरा मेरे को चोट लगी हुआ कि और फिर मेरे मन में आया कि नहीं मुझे अपने पिता की इच्छाओं का भी जी। पूरा करना है। पापा क्या चाहते थे? वो चाहते तो पढ़ूँ। अच्छा। तो फिर मैंने पढ़ाई शुरू किया। तो आप ये अंदाज लगा लीजिए कि मैं 3-4 घंटे पढ़ूंगा और 3-4 घंटे खेलूंगा। खेलूंगा। कितना हो गया मेरे 6-7 घंटे 8 घंटे मैं व्यस्त नहीं था। अगर मैंने कुछ पढ़ने का मैं दिन में नहीं कर पाया खेलने का से तो मैं रात को 1:30 बजे तक जागा हूँ। 1:30 बजे तक जागते थे? जागा हूँ और मैंने अपने पढ़ने का काम पूरा किया। जी। तो लोग कहते थे तेरे पास तो आज सोया नहीं। तेरे को कैसे मालूम? मैं सोता हूँ जागता हूँ तू जागता सोता है। मैं लड़ता था उससे। जी। तो कहता था चल झूठ क्यों बोल रहा है तू रात भर पढ़ा। आप लड़ाई भी करते थे? क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि ताऊ जी को कभी गुस्सा ही नहीं आता। नहीं वो सही बात है। मैं गुस्से नहीं। जी। सब मेरे मित्र लोग जानते थे कि मैं कुछ बोल भी रहा हूँ तो वहाँ हंसी खुशी में उड़ जाएगा सब। जी। मैं इतनी इतनी लंबे जीवन में मेरा किसी से लड़ाई नहीं। जी। एक आधा बहस हुई होगी जी। छोटी मोटी जी। लेकिन लड़ाई किसी से नहीं। जी। ताऊ जी अभी भी फिट हैं एकदम? इसलिए तो फिट हूँ। तो फिर चलते चलते बात करते हैं। आप थोड़ा सा दिखाइए कैसे रहते हाँ हैं। बिल्कुल। भाई मेरा मेरा तो स्वस्थ रहने का राज ही है। जी। ताऊ जी हर काम पहले मैं आपका ये टेबल देखना चाहूंगा क्योंकि इसकी बहुत चर्चा होती है। किताबें रखी हुई है, अलग अलग चित्र लगे हुए हैं, क्या है इनके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए ये जो जो चित्र यहाँ लगे हुए हैं ना जी। ये दो ये 3-4 जी। ये मेरे प्रेरणा स्रोत है। जी। जब मेरा कोई परिचय गांधी यूनिवर्सिटी नहीं हुआ था तब मेरा प्रेरणा देने वाला कौन था? रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद। जी। फिर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा तो उस समय में सारे हिंदुस्तान में जिनकी चर्चा थी उनमें गांधी विनोबा गांधी जी को आते विनोबा जी। जी। गांधी जी गए उनको तो हम ज़्यादा नहीं हम कर जी। पाए जी। लेकिन विनोबा जी के साथ रहने का तो हमको पूरा हमारा जीवन ही उसमें निकला। जी। तो विनोबा जी उनके साथियों के साथ काम करने में बहुत आनंद होता। लेकिन उसके पहले मैं विवेकानंद जी और रामकृष्ण पढ़ता रहा बस। जी। मैंने और कुछ नहीं पढ़ा था। जी। तो इसलिए उनका पूरा जीवन दर्शन और उनके जीवन की घटनाएं मेरे जीवन को संचालित करती है। जी। और आज भी आप विनोबा जी को पढ़ रहे हैं, सामने में ही गीता प्रवचन रखी हुई है विनोबा जी। बिल्कुल पढ़ने के बिना तो मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने खाना नहीं खाया। खाना नहीं मिल जाए तो चल जाएगा लेकिन पढ़े बिना मेरे को नींद नहीं आती है। अगर मेरे को मैं 1:30 बजे सो रहा हूँ मेरे को याद आ गया मैं आधे घंटे किताब लेकर पढ़ता हूँ। आज भी पढ़ते हैं? तभी नींद आएगी नहीं तो आएगी नहीं। और क्या पढ़ते हैं आज भी? ये ऐसी किताबें पढ़ता हूँ जी। विनोबा जी गांधी जी वो जो अच्छी जैसे अंतिम जंग भी है पत्रिकाएं खूब मंगाता हूँ जी। मेरे पास आती है। तो अभी मैं औसत पढ़ना मेरा 3-3.5 घंटे और कभी कभी 7-8 घंटे आज भी आप 3-4 घंटे औसत पढ़ रहे हैं? पढ़ता हूँ औसत है मेरा। कभी कभी 7-8 घंटे ही पढ़ता हूँ वहाँ से। अगर शाम को 7 बजे बैठ जाऊंगा तो 2 बजे तक पढ़ सकता हूँ। ताऊ जी इतना आपके पास काम का जिम्मेदारियां हैं, इतने काम की, इतने बच्चों की जिम्मेदारियां, उसके बाद भी आप 3-4 घंटे आज भी निकालते हैं पढ़ने के लिए और 7-8 घंटा तो आप पढ़ते ही हैं, बता रहे हैं कैसे कर लेते हैं? मेरे को तो मजा ही नहीं आता जिंदगी का अगर मैं नहीं पढ़ूंगा तो। जी। तो मेरी खूबी नहीं है। मेरे को तो एक जज्बा आ गया मेरे में जी। कि पढ़ना चाहिए। जी। वो मुझे ताजगी देता है। असली बात तो ये जी। मैं जब नई नई चीज़ें पढ़ता हूँ तो उससे मेरे जीवन को ताजगी मिलती है। और मेरे से लोग पूछते हैं तुमको कितना लगता
मैंने कहा मेरे को तो अभी नहीं लगता कि मैं 50-55 का हूँ, कितने का हो गया हूँ, 94 का हो गया हूँ। जी। पर मेरे को कभी लगा ही नहीं कि मैं बुढ़ा हो गया हूँ। 94 साल के हो गए हैं और आज भी 50-55 के ही मेरे सोचते को हैं। ऐसे लगता है कि मैं वैसे ही चलता हूँ, घूमता फिरता हूँ, सब करता हूँ जी। जैसे उसमें चलता था। इतना हो गया कि पहले मैं फास्ट था, अब तो फास्ट नहीं रहा हूँ। जी। पहले मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर में भाग लेता था, अब मैं 5-6 घंटे भाग सकता हूँ। जी। इतना फर्क पड़ गया। आज भी आप भागते हैं? अब भागना छूट गया। लोगों ने कहा मर जाओ, किसी को टूटा जाएंगे हाथ पे, भागो नहीं। तो एक बार मैं ये टेबल दिखाना चाहूंगा जिसमें अलग अलग चित्र लगे हुए हैं। ताऊ जी की ये फोटो लगी हुई है, ये लगी। ताऊ जी ये किन की फोटो है जो? ये मेरे माता पिता के साथ में 2.5 साल का था तब की। चलिए ताऊ जी, चलते चलते बात करते हैं। आप आश्रम भी दिखाइएगा, क्योंकि आपने ऐसे ही कई आश्रम बनाए हैं पूरे बस्तर में। ताऊ जी कुल कितने आश्रम बनाए? भाई यूँ तो सब सब जगह मिला के 10-12 तो बरस पड़ा। बस्तर आने के बाद कैसे शुरू हुआ ये आश्रम बनाने का सफर, बच्चों को जोड़ने का, पढ़ाने का, वो सफर कैसे शुरू हुआ? जब मैं अपना शिक्षा का काम छोड़ करके जी। और इस फील्ड में आने लग गया, जी। तो उसमें बहुत सारे लोग, बहुत से नौजवान इसमें काम में आ गए थे। जी। हम कम से कम 25-30 नौजवान तो थे। कहाँ पे थे ताऊ जी 25-30 नौजवान? मैंने पूरे मध्य प्रदेश में, अच्छा। मैं मध्य प्रदेश था उसमें, जी। छत्तीसगढ़ नहीं था। जी। तो मध्य प्रदेश में हम 25, जब भी जो हमारे श्री सम्मेलन होते थे तो हम 35-36 नौजवान उसमें हाजिर होते ही थे। बड़े बड़े सम्मेलन, छोटा होता बड़ा हो। कि मतलब उस समय आप विनोबा जी के साथ जुड़ गए थे? विनोबा जी तो उसमें बहुत बड़े आदमी तो थे नहीं। जी। वो तो धीरे धीरे बाद में बने। जी। तो हमने उनके साथ में, जब वो बहुत मैंने दूसरे तीसरे चौथे नंबर के थे, जी। तभी हमने उनके साथ में काम किया है। अच्छा। और जब वो पहले नंबर के हो गए तब तो साथ में रहे नहीं। और विनोबा जी के पास तक पहुंचने का कैसा रहा सफर? मतलब कैसे आपको मन आया कि विनोबा जी के साथ जाना चाहिए, उनके अरे साथ भाई जुड़ना? इसमें रचनात्मक कार्यकर्ता थे, जी। तो रचनात्मक कार्यकर्ता के तो विनोबा जी प्रेरणा स्वरूप रहे। उसमें 3-4 नाम थे, जी। लेकिन हमने विनोबा जी को चुना जी। कि ये आदमी बिल्कुल अलग है, सबसे हट के ये आदमी, सबसे हट के बात करता, सबसे हट हट करके पढ़ता, सबसे हट करके रहता है। तो वो हमको वही पसंद था कि जो बहुत ज़्यादा परंपरावादी थे जी। वो हमको पसंद ही नहीं थे। जी। ये जो हटके रहे, कुछ नया सोचे, रोज़ नया सोचे। जी। वो जब भी कोई बात करते थे, अगर 10 आदमी उनके साथ बात करने जाए तो 10 आदमी से 10 तरह की बात आप सुन सकते थे। अच्छा। विनोद जी खूबी तो यही है, वो 10 आदमी आए तो 10 आदमी से एक ही बात नहीं करते थे, जी। 10 आदमी से 10 तरह की बात हो जाती थी। अच्छा। तो हम कहते थे अद्भुत प्रतिभा है इसके पास। अभी एक गया, उससे एक बात करी, दूसरा आ गया, दूसरी बात हो गई। कुछ मतलब थोड़ी बात तो रिपीट होती थी, जी। लेकिन कुछ न कुछ नई बात हर किसी के साथ होती। जी। तो हम उसी को पकड़ते थे, और इसीलिए दूसरे नेताओं के पास हम नहीं जा पाए। जी। हम विनोद जी के पास ही रह गए। जी। और वहीं पर अपना सब कुछ। हमने कभी इस आदमी के पास तो जब देखो तब नई बातें हैं। ये आदमी तो बुढ़ा है ही नहीं, जी। ये बुढ़ा हो गया नहीं कभी भी। ये इसके पास तो हमेशा नई बात है, जी। और कुछ न कुछ ऐसी बातें आती थी, इतनी मौलिक आती थी जी। कि हम दंग रह जाते थे कि एक आदमी दिन भर में कम से कम 15-20 आदमी से बात करता है, उनके हर किसी के साथ में उसकी बात में कुछ न कुछ नई बात हमको मिलती है। तो विनोबा जी की कोई ऐसी बात आपको याद है जो आज भी आप याद करते हैं? उनकी एक बात याद है, नित नवीन जीवन जियो। नित नवीन जीवन जियो, हर दिन नया होना चाहिए। जी। बूढ़ा वो है जो पुराने दिन जीता है। अच्छा। मैं ऐसा काम करता था, मैं ऐसा रहता था, वो बूढ़ा हो गया। जी। जो नया कर रहा है वो जवान है। अगर तुम 90 वर्ष की उम्र में कहोगे मेरे को ये काम करना और ये काम करूँगा, ऐसा काम होना चाहिए, जी। तो तुम जवान हो। बिल्कुल सही। उन्होंने जवानी की बड़ी वजह दी थी, तो हम आज भी बुढ़े नहीं हैं। जी। इसीलिए आप जवान हैं आज भी। फिर ताऊ जी क्या हुआ वहां से? फिर आप आगे बढ़े, उसके बाद का सफर बताइए। बस्तर में मैं क्या हुआ, मैं सुना करता था जी। कि बस्तर बहुत पिछड़ा इलाका है, जी। घोर जंगल है। जी। और धीरे धीरे मैंने वहाँ कुछ फोटो देखे कि एक फोटो मेरे को देखने में आया, वो 3-4 लड़कियां हैं, एक चीता उन पर हमला कर रहा है जी। और वो लड़के टाकरा मार रही हैं, जी। और वो अखबार वाला लिख रहा है, जी। वो अखबार चिल्लाता निकला
कि बस्तर की लड़कियों ने चित्र को टाकरे से जंगल में भगा दिया। जी तो मेरे पास मैं अपना वो अखबार खरीदने के लिए 2 पैसे का लेके जा रहा था साथ में। जी। मैंने अखबार खरीदा। मेरे नाश्ते का 2 पैसा था, अच्छा। तो उसमें 2 पैसे में दूध जलेबी मिलता था। जी। मैं 2 पैसे में दूध जलेबी खाई है। उस दिन आपने जलेबी की कुर्बानी दी और समाचार पत्र खरीदा। मैंने वो खरीदा। जी तो मैंने कहा वाह, तो मेरे मन में आया कि एक दिन मैं बस्तर देखने जरूर जाऊंगा। मेरे को नहीं मालूम था जीवन यहाँ जीऊंगा। तो बस्तर देखने आए, बस्तर इतना पसंद आ गया कि यहीं रह गए। जंगल मुझे अच्छे लगते, जी वहाँ भी जंगल में मैं खूब घूमता रहा। जी। लेकिन वहाँ के जंगल में, मालवा के जंगल और यहाँ के जंगल में जमीन जमीन आसमान आसमान का का अंतर अंतर है। है। जी मुझे यहीं आने के बाद में लगा कि जिसको हम जंगल कहते हैं, यहाँ तो जंगल का एक छोटा सा हिस्सा है वो। जी। इतना सा टुकड़ा कहा जाता है। जी सही है। और जंगल तो यहाँ है कि अगर 300 किलोमीटर चले जा रहे तो 300 किलोमीटर ही जंगल है। पूरा जंगल ही है, सही है। तो मेरे को जंगल यही आके मालूम पड़ा कि जंगल क्या है। जी। नहीं तो हम तो ये इतना टुकड़ा हो गया, ये इसे झाड़ हो गया ना, उनको तो जंगल बोलते जंगल थे। मानते थे, सही है। जंगल है, इतना घोर जंगल है। आज थोड़ा छाया नहीं यहाँ तो। जी उस जंगल में खुश थे हम तो, जी और खुश भी थे, ऐसी बात नहीं। लेकिन जब यहाँ आए तो जंगल मालूम पड़ा कि इसको जंगल कहते हैं। जी। फिर यहाँ आए, और उसमें जीवन जी रहे हैं लोग, और खूब खुश हैं, खुश हैं। खुश हैं, स्वस्थ हैं, जी मुस्कुराहट है। और यहाँ की जो महिला हैं उनमें भी एक ये है कि हम महिलाएं हैं, जी उनमें गतिविधि करने की ताकत है। हमारे यहाँ की महिलाओं में और यहाँ की महिलाओं में बहुत अंतर है। जी। यहाँ की महिलाएं स्ट्रांग हैं, ज्यादा मजबूत हैं। वो भी हैं और बहुत खुले दिल से हंस ले, जी। ये ताकत यही की महिलाओं में। खुले। वो 1000 लोग इसमें बैठे होंगे तो भी हंस सकती, जी दुनिया में कहीं नहीं हंस सकती। जी उस समय नहीं हंस सकती थी, जी। अब तो खैर अब तो बदल बड़े। गया जमा। जी लेकिन उस समय महिला का हंसना माना बड़ा कठिन काम था। जी इतनी चमक पड़ती थी लड़कियों को, पूछो मत बेचारियों जी। को। इसलिए आप फिर चुने कि यहाँ की महिलाओं को पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़ाऊंगा। लेकिन यहाँ मैंने देखा कि पढ़ाई है ही नहीं, जी शून्य है। मैंने कहा यही अगर इनको पढ़ाई मिल जाएगी, ये प्रतिभाशाली तो हैं, इनको पढ़ाई मिल जाएगी तो ये तो बहुत हिंदुस्तान में नाम कर सकते हैं अपने जी क्षेत्र का। बस इसी में नहीं शिक्षा ली। लोगों ने बहुत कहा ये करेंगे वो करेंगे, आर्थिक उन्नति करेंगे। मैंने कहा यार ये तुम करो, मैं तो यहाँ स्कूल चलाऊँगा, मैं तो शिक्षित हूँ। एक आदमी को शिक्षित कर दो, वो जो बनना चाहेगा बन जाएगा। जी अपना कमा भी लेगा, खा भी लेगा, बिगाड़ भी लेगा, सुधार भी लेगा। जी सब ताकत पढ़ने से आ जाती है आदमी में। इसलिए मैं तो पढ़ाऊँगा, मैंने ये रास्ता चुना। आज मेरे बहुत से उस समय के साथी मेरे साथ में आज भी खड़े हैं, जी। इसीलिए खड़े हैं। कौन से सन में आप पहला आश्रम डाले, या सबसे पहले जो स्कूल बनाए, किस सन की बात है वो? देखो यहाँ ये मैं 56 में यहाँ आ गया था। 1956 में आप यहाँ आ गए थे? मैं यहाँ घूमा हूँ तो। जी लेकिन मैंने 76 में 72 में शायद मैं यहाँ आया, तो मुझे यहाँ की जो जंगल, ये है ना जंगल आपके, जी ये उस समय ये बरसात के दिन थे, जी मुझे बहुत आकर्षक लगे। तो मेरे मन में आया कि मैं यहीं आऊँगा और खेलने। और दूसरा मैंने देखा कि यहाँ की महिलाएं बाजार में हंसते हुए जा सकती हैं। मालवा में देखो कोई महिला हंसते जा सकती है? कोई जूते मारेंगे लोग। जी मैंने कहा यार भाई यहाँ वास्तविक जीवन है, यहाँ महिलाओं का इतना सम्मान है कि वो सड़क पे बात करते हुए मजदूरी करने के बाद में शाम को हंसते गाते जा सकती है। जी तो मुझे लगा कि जो मनुष्यता की जो स्वतंत्रता चाहिए वो यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में है। यहाँ सहज है, यहाँ कोई बुरा भी नहीं मानता जी कि ये लड़की हंस रही है, लड़कों के बीच में हंस रही है। इसको यहाँ हमारे यहाँ तो वो घोड़ा अन्याय हो गया अगर लड़की जी हंस दे कहीं तो। जी। मानसिकताओं में बहुत ज्यादा फर्क था। देने के देने पड़ जाएंगे। जी और यहाँ तो बिल्कुल सामान्य बात है। तो मुझे लगा नहीं यहाँ का जीवन ज़्यादा अच्छा। लेकिन जब देखा यहाँ पढ़ाई लिखाई जीरो है, जी। कुछ नहीं है बिल्कुल भी। मैंने जीरो ही कहूँगा मैं, जीरो था ही। मुझे जीरो ही लगा जी। कि यहाँ तो जीरो है हमारे यहाँ के मुकाबले में, मालवा के जी मुकाबले में। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं यहाँ करूँगा। तो धर्मपाल तू तो यहाँ रहेगा, तू तो धार छोड़ के रह नहीं सकता। मैंने कहा यार ईश्वर की इच्छा को जाऊँगा। मेरे मुझे ये नहीं लगा था, अगर ईश्वर की इच्छा होगी तो हो जाएगा। रहूँगा। जी
तो ईश्वर की इच्छा थी और आप यहीं बस गए। बस ऐसे महिला शिक्षा करा था, इसे मैंने यहाँ महिला शिक्षा का ही काम किया। और महिला ने मेरे को क्या नहीं दिया, खेलना कूदना ये वो, जी सब में मेरे को हिंदुस्तान में नया आदमी बना दिया। जी इसने तो मुझे बच्चा ने तो मुझे इतना दिया है कि मेरे वहाँ मालूम है रहता ना, मेरे को पद्मश्री थोड़ा मिलता, जी नहीं नहीं मिलता। मिलता। यहाँ की महिलाओं को आपने पढ़ाया, खेल में आगे बढ़ाया। मैं इसको जानता हूँ, मैंने कहा मित्र से कि मैं यहाँ आके ये काम किया तो मुझे पद्मश्री मिल गया, मैं वहाँ से 10 गुना ज़्यादा करता तो भी मेरे को पद्मश्री नहीं नहीं मिलता। मिलता। जी लेकिन चूंकि यहाँ कोई करता ही नहीं था, जी अब मैंने यहाँ आके छोटा सा काम किया। कर दिया तो वो यहाँ के लोगों को बड़ा लगा। लेकिन ताऊ जी उस समय अभी भी पढ़ाई के प्रति लोगों का इतना रुझान नहीं होता। आप तो कब की बात कर रहे हैं, 80 के पहले की बात कर रहे थे। कैसे आप लोगों को जागृत किए, कैसे मनाए, कैसे समझाए कि आओ और पढ़ाई करो? लोग तो एकदम नहीं चाहते रहेंगे पढ़ाई करना। एक बात बहुत यहाँ के लोग भावना बहुत समझते हैं कि आपकी भावना पवित्र है कि अपवित्र है कि क्या है, जी उसको बहुत जल्दी समझते थे। ऐसे आँख में आँख मिला के देख के समझ जाते थे। तो ये मैंने देखा कि इन लोगों के साथ में बहुत सार्थक जीवन जिया जा सकता है। ये अपनी तरफ से कभी हमला नहीं करते कोई भी, जी वो आशा नहीं रखते हैं आपसे, जी आपसे दूरी भागेंगे, दूसरे भागने पर लगे, आपसे आशा नहीं रखेंगे। आप इनको क्या देना चाहते दो, मैंने कहा मैं कुछ नहीं देना चाहता, मैं तो इनको ज्ञान देना चाहता हूँ, शिक्षा देना चाहता हूँ। और शिक्षा के देने के साथ में ये कपड़े नहीं पहनते, कपड़े पहनाऊँगा, ये दाल रोटी सब्जी नहीं खाते, मैं इनको दाल रोटी सब्जी खिलाऊँगा, मैं इन्हें खीर पूरी सब खिलाऊँगा। तो मैंने यहाँ सब किया और सब मुझे खाएंगे वही मांस खाना। मैंने तो एक बार नहीं कहा कि तुम मांस खाना छोड़ो, जी। आश्रम में नहीं खा दूंगा। अच्छा, आश्रम में मांस मत खाओ, आज बाहर तुमको जाना। जो करना करो, जी तुम बकरा खाओ, बकरी खाओ, क्या मुर्गा खाओ, मेरे को तो कोई लेना देना नहीं, मैं आश्रम में नहीं खा दूंगा, मंजूर है रहो। अच्छा, आश्रम शुद्ध शाकाहारी था, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सात्विक और भोजन। मैं और मेरे सामने कहीं मांस लाना मत, जी मैं मांस खाता ही नहीं हूँ, जी, तो मैं अपने वही खाऊंगा। लेकिन तब हम तो खाएंगे तो तुम खाओ, कोई मना ही नहीं। कहीं मना ही नहीं। मैं जानता था मैं इनको मना करूंगा ये मेरे पास आएंगे ही नहीं। जी सही अब बात। मेरे को तो मेरे पास लाना था इनको किसी जी हालत में, जी शिक्षा देनी है। अब देखिए हजारों लड़के ने मांस छोड़ दिया, नहीं खाते यहाँ, मेरे यहाँ नहीं है, दूसरे के काम कर रहे हैं, वो भी नहीं खाते। जो यहाँ से ज्ञान लेके बढ़ी आगे, फिर छोड़ दी खाना। मैंने छोड़ दिया, उसने छोड़ दिया, फिर जी उसने मुड़ के नहीं देखा। जी और मैंने किसी को कहा नहीं तो मांस छोड़ दे, जी किसी को नहीं कहा, जी एक को नहीं कहा मैंने, किसी आदमी को मैंने कहा मांस छोड़ दे। ये कहता था मांस खाना अच्छा नहीं है, जी। फिर मैं नहीं खाऊंगा, इसलिए मैं नहीं खाता। मेरे को कोई खाएगा तो मेरे को अच्छा स्वाद लगेगा। तो जो शुरुआती संघर्ष के दिनों के साथी थे, अब हैं आपके साथ? सब भगवान का चले गए, मैं यहाँ भगा हूँ अभी। आइए। और मैं इसलिए हूँ जी कि मैंने अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखा। जी और आज से नहीं, जब मैं 10-12 साल का था ना, तब से मैं कहता था कि मैं 100 साल पहले मरने वाला नहीं हूँ। आप अभी और भी आगे और काम करना है आपको लोगों के लिए। तो ताऊ जी उस समय, जिस समय यहाँ बस्तर में आवागमन की साधन नहीं थे, बहुत ज्यादा जंगल थे, उस समय आप जगरगुंडा, पासेवाड़ा, सेंड्रा ऐसे घनघोर जंगल के क्षेत्रों में भी आश्रम बनाने में सफल हुए। वो कैसे कर पाए ताऊ जी? देखिए मैं पैदल भी घूमा, मैं साइकिल से भी घूमा, जी और अपने मित्रों से उनकी गाड़ी उधार ले लेके आता था। जी उनकी जीप के था, यार 15 दिन तेरी जीप दे दे यार मेरे को, क्यों यार मैं बस्तर जाना है मेरे को। तो दोस्तों से गाड़ी उधार करके भी घूमते थे? और मेरे मेरे मिल जानते ये पागल आदमी है, जी ये पीछे पड़ गया तो गाड़ी लेके लेगा अब। तो आपने दोस्तों से भी उधारी ली, पैदल भी घूमा, ऐसे करके आपने? तो फिर मैंने कहा यार पैदल कितना घूमेंगे, साइकिल से भी कितना घूमेंगे। तो एक बार मेरा एक दोस्त था यहाँ का, उसको धमतरी तक आना था, मुझे धमतरी में ले आया। मैंने कहा यार ये तो 2.5 घंटे में गया, 3-4 घंटे में यहाँ आ गए हम तो। जी आइए। तो अगर गाड़ी हो जाए तो मैं बस्तर को जल्दी घूम सकता हूँ, पर मेरे गाड़ी की धुन सवार हो गई। जी दोस्त लोग तैयार थे, किसी ने कब दे दिया, किसी ने क्या दिया, किसी ने क्या दिया।
तो ऐसे करके आपने पूरे बस्तर में ही आश्रम बना दिए अलग अलग जगह। फिर मुझे लगा कि आश्रम तो मुझे बनाने हैं, आश्रम तो मुझे बनाने ही थे। जी मैं यहाँ नहीं बनाता, मालवा में बनाता। जी और मुझे लगा कि नहीं, मालवा से ज़्यादा यहाँ आश्रम था। अगर आदिवासियों की सेवा करना है तो मालवा के आदिवासियों के बजाय बस्तर के आदिवासियों की सेवा करना ज़्यादा जरूरी तो है। आपके दिमाग में शुरू से ये तय था कि आदिवासियों की सेवा हाँ, करना ये तो मेरे मन में आ गया था कि मैं आश्रम खोलूँगा। है। जी ये तो मैं उसमें कुछ ज़्यादा उम्र का नहीं था, जी मैं मुश्किल से 18-19 वर्ष का हुआ होऊंगा। जी मेरे मन में आ गया था कि मैं आदिवासियों के बीच में, उनके बीच में रहूँगा। जी और ये भी आ गया था कि मैं ब्रह्मचारी रहूँगा, जी। शादी नहीं करूँगा। और वो दोनों में आप सफल रहे। ये भी आ गया। आइए इधर चलते हैं, वहां पे बैठ के बात करते हैं और आप दिखाइए नहीं, और कि वो इसलिए आया था, जी विवेकानंद जी का ज़्यादा असर था मेरे ऊपर। जी वो कह देते हैं कि ब्रह्मचर्य पूर्वक जो है वो ज़्यादा काम किए जा सकते हैं, जी उनमें संकल्प शक्ति बहुत हो जाती है ब्रह्मचर्य के कारण से। जी तो वो बड़े बड़े काम किए जा सकते हैं, जी और छोटे छोटे काम में मेरा मन नहीं लगता था। जी, इसलिए आपने बड़े काम चुने। मैंने कहा भैया जो बड़े हो, और विवेकानंद मेरे आदर्श रहे हमेशा। जी, तो ये इतना खूबसूरत आश्रम आपने बनाया है माता रुक्मिणी सेवा संस्थान के नाम से। जी, ये माता रुक्मिणी विनोबा जी की माँ का नाम है, विनोबा जी की माँ का नाम। जी आइए बैठिए ताऊ इसे जी। ये नाम दिया मैंने। जी, और कुल इसमें आपने 37 आश्रम बनवाए पूरे हाँ बस्तर जी में। जी। आपने 37 आश्रम बनवाए, इतने सारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया और हजारों की संख्या में एथलीट तैयार किए जो देश विदेश में खेलने गए। एथलीट बनाने के पीछे क्या आपका कारण था? कोई कारण नहीं, मैं खुद एथलीट था। जी मैं 6-7 वर्ष की उम्र में खेलने कूदने लग गया था, जी और उसी उम्र से मेरे को जो अंडर 12 वाले बच्चे होते हैं ना, जी उनमें पुरस्कार जीतने लग गया था। अंडर 12, अंडर 13, अंडर 14 पे। अंडर 12 था जब हम लोग खेलने शुरू किया, जी और दूसरे अंडर 12 खेलते थे। तो 12 मैंने 6 के ऊपर, जी बल्कि 3.5 साल से ऊपर, जी उसमें 3.5 साल के बच्चों को भी ले जाया करते थे खेलने में। जी ये वो 2.5 साल का हो गया, मैंने खेलने खेलेगा। लायक जी हो गया। और फिर बाद में 5 साल आया कि 5 साल के पहले नहीं ले सकते आप, तो हम बीच में खेलना बंद हो गया हमारा। जी तो लेकिन हम जाते थे और झूठी बोल दिया करते थे। मैं 6 साल का हूँ, खेलने के लिए झूठ बोल रहे हैं हम लोग। जी खेलने के लिए हर बच्चा झूठ तो बोलता ही है। तो ताऊ जी आपने कैसे ये समझा कि यहाँ की महिलाएं खेल में इतनी आगे बढ़ जाएंगी कि देश विदेश तक जाएंगी? आपकी बच्चियां जो अरे भैया, रही। यहाँ मैं देखता था तो यहाँ की लड़कियाँ जितना दौड़ती भागती है, हमारे यहाँ के लड़के नहीं भागते। तो मेरे को पहचानने की क्या जरूरत थी? जी उसमें रोज देखता था जी कि यहाँ की लड़कियाँ जितना भाग दौड़ करती हैं और जितने खुले दिल की हैं, और हाथ पैर मजबूत हैं उनके, लड़कों के समान हाथ पैर हैं उनके। जी जो नाम है लड़की, जी हाँ हाँ, वो तो मजबूत है, लड़कों के समान हाथ पैर। कितना काम करती हैं लड़कियाँ, हमारे यहाँ थोड़ी देर काम करती हैं लड़कियाँ। वहाँ तो घर में से बाहर नहीं निकल रहे, तो वो तो घर घुस लोग हैं। तो उनमें ताकत कहाँ से आएगी? कहाँ कहाँ तक पहुँचाए ताऊ जी उनको खेल में? क्योंकि मैं पढ़ रहा था तो पता चला कि कुछ बच्चे राष्ट्रीय तो कुछ अंतर्राष्ट्रीय भी खेले। जहाँ कहीं उनको मौका मिला, मैंने उनको पैसे की कमी नहीं होने दी। जी मैंने कहीं से उधेड़ बुन करके पैसा लाया, जी उनको खेलने भेजा है। पैसे की नहीं कमी होने दी तो आप। यही तो दिक्कत होती है। शुरू शुरू में तो बच्चों को दूध पिलाना, मेरे को, जी मेरे पास दूध पिलाने के पैसे नहीं थे यार। फिर कैसे करते थे आप? फिर कहाँ लोगों से दिए लोगों ने, ऐसा नहीं दिए। अच्छा, करा लोगों लोगों से आपने खुल के मांगा कि इन बच्चों ने। के लिए। फिर मैं ढूंढता ही रहता था, जी वो उसमें देखते हैं ना अपन कि कौन कौन देता, उनसे बातचीत करता तो बाहर वालों अच्छा। से। वो भी आए, उन लोगों ने मेरी मदद करी। ये दूध तो यहाँ के लोगों ने बहुत दिया, रायपुर वालों ने जी और धमतरी वालों ने दूध बहुत दिया मेरे को शुरू शुरू में। तो आपने ऐसे ही लोगों से सहयोग ले लेके इतने सारे आश्रम बनवा दिए। और मैं कहाँ से लाता, मेरे पास क्या था, फटी से हालत, अपनी लंगोटी भरी, जी एक चादर भरी, मेरे पास था क्या यार। लोगों ने दिया, मैंने कहा यार ऐसी मुसीबत है, बच्चे आ गए मेरे हाथ में दूध मांगा, और कहाँ से खाना खिलाऊंगा उनको। जी तो कुछ बोलेगा कितना पैसा चाहिए तेरे को, आदमी इकट्ठे कर लेते हो, फिर यहाँ घूमते फिरते हो। लड़के इकट्ठे कर लिए फिर घूमते हो।
मैंने कहा नहीं, मेरे पास अभी 11 नए बच्चे आ गए। एक बच्चे के पीछे कितना खर्चा होता। भाई मेरे को चावल सुबह शाम चाहिए, जी 200-250 ग्राम चावल चाहिए, 500 ग्राम चावल चाहिए, जी। इतनी दाल चाहिए, इतना नमक चाहिए, इतना मिर्ची चाहिए, ये ला दे मेरे को। मेरे पैसे नहीं लिया करो। लोगों ने कहा पैसा ले जा, ये तो पैसा नहीं चाहिए, सामान चाहिए। सामान दे दे मेरे, बस सामान दे दे। और आप खुद ही बच्चों को लेके घूमते थे, खिलाने भी खुद ही ले जाते थे, सुबह 4-4 बजे से उठ के प्रैक्टिस भी खुद ही कराते थे। फिर मेरे कुछ मित्र लोग भी आ जाते थे, नहीं आए थे ना मित्र लोग आए, लेकिन बिना पैसे कौन खेलता, मैं तो अकेला था। जी है? न आगे कोई पीछे पूछने वाला, न पीछे कोई पूछने वाला, न मेरे को कोई शासन करने वाला। आपके घर के लोग भी तो रहे होंगे, आपको याद करते रहेंगे कि नहीं आ जाओ, कहाँ छोड़ के मैंने चले उनको गए। पता ही नहीं देता था मैं हूँ कहाँ। अच्छा, घर पे बताते ही नहीं थे। अगर उनको पता पड़ गया मैं यहाँ हूँ, तो मैं तुम्हारे छोड़कर 200 किलोमीटर आगे चला गया। तो वो क्या मेरे को रहने देते हैं? उस जमाने को घर वाले रहने देते बिना शादी किए यार। मैं भाग जाता था। जैसे मेरे मेरा कोई परिवार वाले को मालूम पड़ गया, किसी ने दोस्तों ने बता दिया और उसकी चिट्ठी आ गई, उसका उत्तर दिया और भाग गया। अच्छा ये बड़ा सही है कि घर वालों को बिना बताया आप भाग जाया करते थे। उनको बोलता था कि मैं स्वस्थ हूँ और कोई ऐसा काम नहीं करूँगा तो जिससे तुम बदनाम हो जाओ, जी। ये मेरे पर विश्वास रखो भाई। तो पिताजी डांटते नहीं थे। सब कुछ किया गया, डांटा भी, मारा भी, सब कुछ भी। जो सब माता पिता करते हैं मेरे साथ भी हुआ है। जी और जब उनने कहा कि नहीं वो दूर करने के साथ, अब मेरी इजाज़त जाती। अच्छा, लास्ट में आपको इजाजत दे दी कि और अब जब जाओ। मेरे को तू जा, तो मेरे को आखिरी में बुला के मैं चला गया खुश होकर, पाँव छू के। तो मैंने कहा क्या क्या हो गया यार? बोले लौट के घर मत आना, अच्छा लौट के घर मत आना। नहीं तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा कि चौधरी दयाराम का लड़का सन्यासी बन गया था, वापस ग्रस्त हो गया। नाम बदनाम मत करना मेरा। तो फिर आप उसके बाद नहीं लौटे घर। यूँ भी नहीं लौटा था मेरे को। उनने जब कहा तो मेरा मन और खुश हो गया कि अब तो इजाज़त मिल गई। मैं अपने पिताजी को माँ भी कहा करता था कि मेरी तो माँ भी आप हो, क्योंकि आपने मुझे पाला, छोटा सा था जब माँ मर गई। आपने शादी इसलिए नहीं करी कि मेरे लड़कों को सोते लिए माँ कैसे रखेगी, आपने मेरा पालन पोषण किया, तो आपने तो अपनी शादी नहीं करी। हम कहते थे कि माँ ले आओ ना, मेरी बहनों को देख रहे कौन करेगा। बोले नहीं मैं ही करूँगा जो कुछ करूँगा। मैं दूसरी माँ लाऊंगा तो वो उसके बच्चों को प्यार करेंगे कि सारी तुमको प्यार करेगी। उन्हें नहीं शादी की, उन्होंने हम लोगों को पाला पूरा बड़ा किया। तो आप किस उम्र में थे जब माँ चली गई थी। अब तीसरी चौथी में थे। बहुत छोटे थे, तो माँ का प्यार आप नहीं देख पाए नहीं ठीक से। देखा, और जो उसमें मिला दादी का देखा। जी दादी थी, दादी थी और प्यार कर। इसीलिए आप पिताजी को माँ भी कहा करते थे, पिताजी भी कहा करते थे, और इसीलिए आप बच्चों को भी वैसे ही प्यार दिए जैसे माँ देती है और जैसे पिताजी देते हैं। उससे कम में मेरा मन ही नहीं भरता था। क्योंकि मैं जानता हूँ आपके बारे में अच्छे से कि आप बच्चों को डांटते जितना थे, मेहनत जितना कराते थे, उतना दुलार करके भी रखते बहुत थे। खरा, बिल्कुल। क्योंकि जब कुछ साल पहले मैं मिला था तो आप बताते थे कि बच्चों के अकाउंट में लाखों रुपए रहते थे, उन्होंने खेल से जीते हुए थे और वो आपने उन्हें दिलवाया था खेल। सब कुछ मैंने किसी का एक पैसा नहीं रखा। जी जो तेरा है तेरे अकाउंट में रहेगा, तेरा ही अकाउंट खुलेगा, तेरे अकाउंट में ही रहेगा। मेरे को जो पैसा मिला, तो मैं अकेला आदमी हूँ, मेरे को पैसे करना क्या। जी और मेरे को पैसे देने वाले बहुत हैं, लेकिन मैं नहीं लेता हूँ। मेरे को हज़ारों रुपये देने को तैयार है, आश्रम बनाने को तैयार है लोग बात। मेरे को नहीं, मेरे को नहीं चाहिए। अपने आप जो खड़ा हो जाएगा वो चलेगा, मांग के करूँगा तो वो मेरे से नहीं होगा। जी अपने आप खड़े, आज देखो आश्रम खड़े हो गए। बिल्कुल आश्रम खड़े हो गए, 37 मेरे पास आश्रम, क्या था, 37 आश्रम खड़े हो गए उस समय। मेरे पास था क्या। जब सरकार बात करती थी कि शिक्षा का प्रसार करना है, उससे पहले आपने शिक्षा का प्रसार किया और अंतिम व्यक्ति तक आपने शिक्षा पहुंचाई, क्योंकि जगरगुंडा लोग आज भी नहीं जा पा रहे हैं और आपने उस समय जगरगुंडा में आश्रम व्यवस्थित किया। जगरगुंडा मेरी चुनौती था, मैंने वो चुनौती पूरी की। जी क्या क्या चुनौतियां आई वहां, वहां पहुंचे कैसे, क्योंकि इतना सड़क थी जाने के लिए, पूरा जंगल ही जंगल था, कैसे पहुंचे आप वहां तक। मैं एक बात जानता था कि सच्चे मन से प्यार से अगर बात की जाए ना
तो आदमी का असर अलग होता है। जी वो कोई आदमी मेरे को अपने घर ले जाता था ना, जी तो घर में लोग लड़ते थे जी कि उसमें अच्छा हट्टा कट्टा विरोध था। तो जो घर में जवान लड़की बैठी है और तो जवान लड़के को यहाँ घर में लिया, माँ लड़ती थी अपने बेटे से, बड़े बेटे से, अरे देखो शर्म नहीं आता, ये जवान लड़के को घर में लिया और घर में सुला रहा। तो माँ कहती थी बाहर सुला, और लड़का कहता है नहीं ये मेरा दोस्त है यार, घर में सोएगा। तो मैंने लड़कियाँ देखी तो मैं बाहर निकल जाता था। तो मेरा दोस्त कहता अंदर, लेकिन मैं नहीं आऊँगा, मैं यहीं सोऊंगा। मैंने कहा तेरी माँ को नाराज़ करके मैं अंदर नहीं सोऊंगा। जी तो उसकी माँ ने सुन लिया, तो मैंने अपने अपनी खटिया वहाँ बिछा दी, उन्हें बिछा दी मेरी खटिया। जब सोने का समय आया ना, तो उसकी माँ आई, बेटी तू अंदर चलना, लेकिन ये माँ जी मैं तो यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ। बोले नहीं तू अंदर चल। उसकी माँ मुझे उठाई मेरी खटिया पे। तो उसकी माँ ने कहा था एक बार कि तेरी बहन है जवान, और दो तीन बहनें जवान है, और तू नए नए लड़कों को ला के घर में घुसेड़ के सोता, कुछ हो जाएगा तो बदनाम मैं होंगी क्या तू होगा। जी तो मैंने कहा मैं तो नहीं सूंगा तेरे हाथ में, तेरी माँ की जो समस्या है वाजिब है कि बच्चे लड़कियों का अलग रहना चाहिए। तो मेरे को मेरा खटिया तो था यार धर्मपाल तू कैसा कर रहा है, तो यहाँ बिछा मेरा, मैं यहीं सोऊंगा, इसमें सोऊंगा ही नहीं है, मैं और नहीं चला जाऊँगा, बिछाना नहीं चला। तो 9 साढ़े 9 10 बजे जब सोने जाते थे तो उसकी माँ आके मेरी खाट अंदर ले जाती। ताऊ जी बहुत सारी समस्याएं हुई, ऐसी सामाजिक समस्याएं हुई, लोग तैयार नहीं होते थे और बिल्कुल सही था, वाजिब भी था। वाजिब था। आर्थिक समस्याएं भी हुई, पैसे नहीं मिलते रहे होंगे, इतनी बड़ी बड़ी आपने बाद में बिल्डिंगें बनवाई। इस समय कभी ऐसा नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, या उससे कहीं ऐसा तो मन में हताशा तो नहीं आई कि बंद कर दूं क्या, या ये काम नहीं हो पा रहा है? उस समय आप कैसे अपने आप को फिर से ऊर्जान्वित करते थे? ये मेरे को कभी लगा ही नहीं, और इसलिए लगा कि मैं बहुत बतूनी आदमी हूँ। जी आप लोग अंदाज नहीं, मैं आप लोग के साथ बात नहीं करता। उन दिनों में रात को 2:30 बजे तक बात करता था, फिर मेरे पास बैठ गया, मैं उसको सोने नहीं देता था। इतना बात करते थे? 7-8 बजे से 2:30 बजे तक मैं अकेला बात कर सकता था, अच्छा, अकेला। आप बोलते थे और लोग सुनते रहते थे? इतनी गप्पे मारता था मैं उनके बीच में, और मेरे को इतनी कहानियाँ याद थी, हंसाने वाली, ज्ञान वाली, और जो लोग बूढ़े लोग सुनाते थे, खूब सुना हुआ था मैंने, खूब पढ़ा भी था। मैं उनको भाषण थोड़ा देता था, जी मैं तो कहानियाँ सुनाता था। सच बोलना चाहिए, एक बात कह दी, सच क्यों बोलना चाहिए, 10 कहानी जानता था। क्योंकि 10 पढ़ते तो आप शुरू से बहुत थे। तो मैं 10 माह देखता था, इनकी आंखें इसमें चमक गई, इस महापुरुष के नाम नहीं जानते, मैं उसी की बात करता था। मतलब मनोवैज्ञानिक रूप से भी आप? हाँ, उनकी आंखों में चमक आ गई, मतलब मैं उसी महापुरुष के नाम से काम करता था वहाँ। जी पढ़ा तो खूब था। मैंने कहीं विवेकानंद के नाम से आई, कहीं रामकृष्ण परमहंस के नाम से आई, कहीं विनोद जी के नाम से आई, कहीं गांधी जी के नाम से आई। रचनात्मक कार्यकर्ताओं के समूह में गांधी के नाम से चमक आती थी, और जो थोड़ा बुद्धिमानी पढ़ने लिखने में अध्ययनशील लोग होते थे, विनोद जी को बहुत मानते थे, जी अलग अलग ऐसे थे। जी मैं समझ आ जाता ये विनोद जी का चेला है। जिसके बारे में बात करने से जो खुश हो जाए। ये गांधी जी का चेला है, जी ये मशरू वाला जी का चेला है। जी बात करी, और उसकी उसकी उसमें उत्साह आ गया बात करने का, मैं समझ गया, मैं समझ गया। ताऊ जी यही सब काम कर रहे थे आप, और आपको 1992 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। कैसा लगा, कैसा? अरे मैं तो माना नहीं कि मेरे को भेजा किसी ने। हाँ जो कलेक्टर ने बुलाया, मैंने साहब क्यों बुलाया मेरे को, बोला आपको पद्मश्री मिल गया। मैंने साहब मेरे को पद्मश्री कौन देगा, हाफ पैंट पहनना मेरे को आता नहीं जी अच्छी तरह से, जी मेरे को पद्मश्री देगा। जी बोला हाफ पैंट का क्या संबंध है, हाफ पैंट के पहनने के साथ पद्मश्री मिला आपको, आपको सोशल वर्क के पद्मश्री मिला। तो कलेक्टर ने मजाक कही मेरे से, जी आपको हाफ पैंट पहनने का पद्मश्री नहीं मिला, आपको सोशल वर्क के लिए पद्मश्री मिला। जी तो मैंने कहा मेरे को तो नहीं लगता मैंने कोई सोशल वर्क किया। बोले जो आप कर रहे हो वो सब सोशल वर्क है, अच्छा आप सोशल वर्क हो, आप खुद सोशल वर्क हो।
तो मेरे को लगा यार कि मैं कुछ आदमी हूँ, मैंने बड़ा आदमी हूँ मेरे को। अच्छा, तब आपको लगा। कितनी खुशी हुई कि आपके काम को ऐसे देखा गया कि पद्मश्री जैसा पुरस्कार आपको मिला। मैं पद्मश्री जानता ही नहीं था कि मेरे को खुशी खुशी नहीं हुई। अच्छा, जानते ही नहीं थे कि पद्मश्री मुझे क्या है? मेरे में क्या जानता था, बोला पद्मश्री में से पद्मश्री क्या होता है। अरे बोला धनपाल भाई नहीं जानते हो, ऐसा मेरे को काम क्या पड़ा पद्मश्री से। मैं तो अजीब आदमी रहा ना, जी गरीब लोगों के साथ में रहना, उन्हीं के साथ, ये सब में गरीब में गरीब दिख जाए, जी मैं उसके यहाँ रहता था। जी। मैंने उसके यहाँ सूखी रोटी खाई है। अपने पैसे, मेरे मित्र हैं पैसे वाले, मेरे को ले जाते चल धर्मपाल, और मेरे को गरीब आदमी दिख गया, वो बोल दिया कि धर्मपाल भाई मेरे घर नहीं चलोगे, तेरे घर चलोगे। अरे वहाँ धर्मपाल भाई वहाँ सूखी रोटी भी नहीं मिलेगी, एक ही मिलेगी। मैंने कहा एक ही खाऊंगा यार, लेकिन वहीं जाऊंगा। जाऊंगा आज मैं इसी के ही जाऊंगा। जी। अगर तुमको लगे मेरे को एक रोटी मिलेगी आ जाना, तो तुम्हारे साथ अब भी आ जाऊंगा। ऐसे मना मुलू के जी मैं अपने गाड़ी चलाता था, मैं नाराज करके चलाता था, जी। खूब मनाता था लोग। मेरे मित्र लोग जानते थे कि ये जिद्दी तो है, लेकिन अब हमसे सहमति लेगा वो जिद पूरी करता है। और मैं इसी बात करता था, वो झक मार के मेरे कहते जा तू कर ले, याद हो तेरे करना है। तो वो जिद ही था जो इतना बड़ा काम करवा गया। मैं 4-4 घंटे बहस करता था, बहस भी करते थे। खूब। जब वो कहते थे कर ले, मैं जैसे घर में बैठा हूँ जी उसे पूरी जाना मेरा धर्म है, और वो कह रहा नहीं मेरे ये खाना पड़ेगा, उसके यहाँ नहीं जाएगा। मैं वो बुलाने बैठा बेचारा मेरे को, मेरी इच्छा भी मैं वहाँ जाऊँ, इसके यहाँ क्यों वजन डालूँ बता दे। जी। अब वो नहीं मान रहा, उसके घर वाले भी नहीं मान रहे, और मैंने तय कर रखा कि मुझे उसके यहीं जाना। तो मेरी इतनी बात करता था, इतनी बात करता था, थक जाता था। मुझे तू जा यार इसको। ताऊ जी, जिस समय आप ये सब काम कर रहे थे उस समय बस्तर में नक्सलवाद भी बढ़ रहा था। कभी परेशानी नहीं आई कि माओवादी आपको बुलाए हों? ऐसा है, मैं जो ऐसे ये लड़ने वाले ना, मैं मानता था कि बस तुम्हारे मेरे में एक ही अंतर है, तुम यार हिंसा को मानते हो, मैं हिंसा को नहीं मानता हूँ। आप अहिंसा के पुजारी? मैं ऐसा गुजर, लेकिन मैं चाहता वही है जो तुम चाहते हो। अच्छा, कैसे? मैं भी चाहता हूँ अपना तुम काम करो, इनका जीवन स्तर सुधरे, तुमका तो ये बेईमानी नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं किसी को मारूंगा नहीं, मैं मरूंगा उसके लिए कि साले ये तुम ये करोगे, मैं उपवास करूंगा आज। लोग मेरे उपवास करने से डरते हैं। गांधी जी का फॉर्मूला। मैं अगर उपवास करूँगा कह दूंगा ना, पूरे गांव में हल्ला मच जाता है, वो धर्मपाल आ गया है, अगर ये नहीं करेंगे तो उपवास करेगा वो। जैसे लोग गांधी जी से डरते थे कि अगर ये बात नहीं मानेंगे तो उपवास कर लेंगे। अरे भैया, महिलाएं गाड़ी बकती थी अपने मर्दों को 11-11, 12-12 बजे तक। अच्छा। और धर्मपाल भाई को बुला के लाओ तो खाना देंगे, वो खाएगा तो खाओगे। लेकिन मैं उनकी बातें बहुत करता था, मारने पीटने के मैं सख्त खिलाफ था, जी महिला को मारने पीटने के। जी तो महिला उस समय महिला को मारते बहुत थे। जी। तो मैं जहाँ भी गया मैं ऐसे आंदोलन करता ही था, तो कहीं पुरुषों को बहुत बुरा लगता था, लेकिन महिलाएं तो खुश थी, मेरे को मार पार खिलाती थी यार। तो आप अकेले हो दुनिया में हमारे, जी, ये कहती थी। इतना मानती थी। हाँ, आप हमारे माँ भी हो, बाप भी हो, आप भी हमारे। तो आपका माओवादियों के विचारों से कभी कोई टकराव नहीं हुआ? वो अपने जगह काम कर रहे थे, मैं अपने कहता जगह? था यार तू चाहता है कि शोषण मुक्त समाज हो, मैं भी चाहता हूँ, मैं भी जान देने को तैयार हूँ, लेकिन तू जान देने को भी तैयार है, मैं जान लेने को तैयार नहीं हूँ। देने के लिए मैं भी, तू तैयार है ना, उतना ही उससे ज़्यादा तैयार मैं हूँ जान देने के लिए। और तू लेने वाला भी है, मैं लेने वाला नहीं हूँ। नहीं। बस खाली तेरे मेरे में इतना ही अंतर है। मतलब आप अपने बातों से उन्हें भी समझा दिए। हाँ हाँ बिल्कुल, कन्विंस करके रखता था। बुलाते थे आपको हाँ, मिलने? सादगी क्या, मैं तो सादगी आता था। सब जगह जाते थे? हाँ, मैंने किसी भेदभाव नहीं, खुद दोस्ती की मेरे साथ। जी। आपने तब का बस्तर देखा और आप आज भी बस्तर देख रहे हैं, कितना बदल गया है बस्तर? बहुत बदल गया, आप तो समझदार हो गए, इसमें तो मूर्ख हम थे सब, बिल्कुल कुछ पता नहीं कुछ नहीं। उनको पैसा गिनना नहीं आता, वो पैसे ही गिनते थे, पल्ला खोल दिया करते थे। हाँ, जितना देना है दे दो। दे दे इसमें। अच्छा। इतनी अज्ञानता तो मैंने कहीं देखी नहीं हिंदुस्तान में। हम्म। तो मैं यहाँ आया,
और मैंने महिला को अपना पल्ला खोल के दुकानदार के सामने रखते देखा, हे भगवान, हे परमात्मा, मेरे देश में इतना ज्ञान है। कि लोग पैसे का मूल्य भी नहीं समझ रहे। नहीं नहीं, वो कितने ले ले भैया, तेरे को लेना है इसमें से। अच्छा, हाँ जितना तेरे को लेना है ले ले। हाँ, कितना, उनको पता ही नहीं होता था। 20 पैसे के ऊपर या 20 के ऊपर कुछ नहीं जानते थे। अच्छा, 20 पैसे, 1 बीसी, 2 बीसी, 3 बीसी, उसके बाद में खत्म किस्सा। खूब बेवकूफ़ बनाया लोगों ने उस जमाने में, लोग गरीब लोग। टोकरी वो कम से कम 50-60 रुपये की 5 रुपये में डाल दी, 5 रुपये मिलेंगे, एक टोकरी के 5 मिल रहे हैं, जानता नहीं सबको मिल रहे हैं, उठाई डाल दी, ये ले 5 है, चला बड़े बड़े ऑर्डर करता, ले 2 रुपये ले 1 रुपया और ले ले। मैं खड़े खड़े देखता चला, मैंने तुमने डाली क्यों उसकी? तो उनको लगा यार ये एक आदमी तो बोलता है हमारे लिए, तेने उसकी टोकरी डाली क्यों? तू कौन होता है? मैंने कहा जब तुम होते हो मैं होता हूँ इनका। तो वो लोग बोलते हैं इनकी ज़िंदगी हम चलाते हैं, इनका माल हम खरीदते, सब इनकी ज़िंदगी चाहते हैं, जी। ये शाम की रोटी नहीं मिलेगी, अगर हम इसे नहीं खरीदेंगे ना तो शाम को रोटी इनके यहाँ चूल्हा नहीं जलेगा शाम को, क्या समझता तू हमको? जी। तो मैंने कहा यार तुम रोटी चलाते हो, पर मैं चाहता हूँ इनको कपड़ा मिल जाए। तो कपड़ा मिलने लग गया, जब थोड़ा सा वो रखा। अब क्या चाहता? अब मैं चाहता हूँ कि बच्चे पढ़ें, किसी ज्ञान मिल जाए, अपना देश आज़ाद हो गया और अज्ञानियों का देश कहलाएगा। तो कितनी हंसी उड़ाते हैं दुनिया में लोग जी। कि यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं है, गांव के गांव अनपढ़ लोग हैं। तुम जानते हो कितनी हंसी उड़ाते हैं? मेरे को तो शर्म आती है, मैं नहीं जानता तुमको शर्म आती कि नहीं आती है। एक भी आदमी अनपढ़ रहेगा तब तक मैं पढ़ाई कराऊंगा, जी। लड़का को डट के। और इसीलिए आप लोगों को पढ़ाई करवाए, उनको जागरूक किए। पहले पढ़ फिर खा। इसीलिए लोग आपको ताऊजी कहते हैं। कब से आपको नाम दिए बच्चे ताऊजी? बच्चों ने दिया ना? बच्चों ने दिया, और कौन देता? जी। ये मेरे को दिया है, ये 76 में मेरे को पद्मश्री मिला। पद्मश्री मिलने के 4 साल पहले, मैंने 72-73 पद्मश्री मिलने के पहले से ही आप बच्चों के लिए ताऊजी हो गए थे। कहीं ऐसा तो नहीं आप अपना नाम भी भूल जाते होंगे? क्योंकि इतने लोग आपको ताऊजी बोलते हैं, छोटा आ रहा है वो भी ताऊजी, बड़ा आ रहा है वो भी ताऊजी। यार धर्मपाल कैसे भूलता? ताऊजी आपको बस्तर का गांधी कहते हैं लोग, आदिवासियों का मसीहा कहते हैं। आपने इतना सारा काम किया, कैसा लगता है अपने ऊपर देख के? अब आपको ऐसा लगता है कि मैंने जो चाहा किया वो सफल हो गया? नहीं, मुझे देखो, मैं बहुत ऐसा आदमी रहा, मेरे को कभी अपने पे संतोष नहीं हुआ, संतोष कभी नहीं हुआ? कभी। आज भी नहीं? आज मुझे हमेशा लगता है कि मैंने 1 को कर दिया तो 4 को क्यों नहीं कर पाया, और 4 को कर दिया 8 को क्यों नहीं कर पाया, और अगर कभी संख्या, अच्छी संख्या, बड़ी संख्या में आ गए लोग, उनको किसी को बता दिया, खुश होकर चले गए लोग, तो आया कि मैंने इनको ही को समझाया। हजारों लोग पढ़े जिनको मैंने कोई बात समझाना चाहिए थी, जी। ज्ञान समझाने, उसमें मुझे लगा कि मेरे पास ज्ञान के सिवाय कुछ नहीं है, मैं ज्ञान बांटता हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो कोई मुझे ने कहा कि आप आश्रम पर आके बैठो, पैसा देना इधर। मैंने कहा यार जी, पैसा देना कोई देना होता है? पैसा आदमी खुद कमा लेता है, मैं लायक बनाऊंगा पैसा कमाने के। अपना कमाए। जी। कोई ये कहे कि धर्मपाल भाई ने इनको इतना पैसा दे दिया, मुझे उससे ज़्यादा खुशी होगी कि धर्मपाल भाई ने पढ़ा दिया, इतना कमा रहा है, अफसर बन गया, तो मुझे खुशी होगी। मतलब आपकी जो भी खुशी थी, लोगों की खुशी में ही आपने अपनी खुशी देखी। वो अपनी योग्यता शक्ति बढ़ाए। कभी आपको खुद के लिए मन नहीं हुआ कि गाड़ी मिल जाए या फिर बढ़िया घर बना? क्योंकि आपने तो एकड़ों एकड़ों में आश्रम बनाए, 37 आश्रम आपके मेरे नाम को से। गाड़ी देते थे लोग, मैं कहता तेरी गाड़ी अपने घर में रख, मेरे पास ये गाड़ी है। प्राकृतिक गाड़ी से आपने पूरी जिंदगी घूमी। ये गाड़ी है मेरे पास। जी। फिर घूमने फिरने लग गए तो मुझे लगा हाँ यार, घूमने फिरने से अपन ज़्यादा गांव में जा सकते हैं। जी। पैदल यात्रा करके जितने गांव पहुंचते हैं उससे ज़्यादा घूम सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने इसको स्वीकार किया। जी।
और उम्र भी बढ़ने लगी तो थोड़ा सा जी। परेशानी होने लगी। ताऊ जी, हम सारे मुद्दों पे खुल के बात की, बहुत सारी चीज़ें छूट भी गई होगी। अगर आप चाहते हैं कि कोई ऐसी बात छूट गई होगी जो आपको बताना है बस्तर के लोगों को, छत्तीसगढ़ के या देश के लोगों को, वो भी आप बता दीजिए अब अंतिम दौर में। देखिए, मेरे को कभी संतोष नहीं हुआ है जी। कि मैं कुछ सेवा कर रहा हूँ। मैं जितना सोचता हूँ लोग कहते आपने इतनी सेवा करी, मैं सोचता हूँ यार ये करा 100 आदमी की सेवा करी, पर एक से एक वाले की तो नहीं करी, कोई एक वाला तो रह गया, एक भी रह गया तो मैंने क्या सेवा की। उसकी भी इच्छा होगी जी। कि धर पावले मेरे पास भी आते, मुझे कुछ नहीं चाहता, पर मैं 100 आदमी के पास जा पाया, उसके पास तो जा ही नहीं पाया। मैं कब समर्थ होऊंगा कि मैं उनके पास ले जाऊँ। फिर मेरे को वही हुआ, लोगों ने कहा कि नहीं, अब आपके नाम से भी काम होता है, जी। आपके जाने से काम नहीं होता कि ये धर्मपाल भाई ये काम कर रहे हैं, तो लोग काम करते हैं, आपके नाम से भी काम होता है। तो मैंने कहा यार जितना होता है उससे ज़्यादा चाहिए मेरे को तो। बिल्कुल, जितना होता है उससे ज़्यादा ही चाहिए, इसीलिए कभी संतोष नहीं रहा और इसीलिए आपने इतना बड़ा काम करने के बाद भी अब आपको लगता है कुछ किए नहीं। उसका मूल ये है कि अपने में शास्त्रों को पढ़ रहा था, जी। तो उसमें एक एक जगह मेरे को वाक्य पढ़ने में, असंतोषो ही श्रेयो मूलम, असंतोषो ही श्रेयो मूलम, श्रेय का जड़ असंतोष। असंतोष। श्रेय का जड़ असंतोष है। असंतोष, जितना आप असंतुष्ट रहेंगे उतना काम के लिए आगे बढ़ेंगे। असंतोषो ही श्रेयो मूलम, जी। श्रेय के मूल में असंतोष है। जितना महान असंतोष होगा उतना महान श्रेय होगा। बिल्कुल, जितना जितना महान असंतोष होगा उतना महान श्रेय होगा, ये ताऊ जी बता रहे हैं आप सभी को। बहुत सारी बातें हमने की और ऐसा लगता है कि एक-एक लाइन में भर-भर के ज्ञान है कि कैसे आगे बढ़े, बस्तर जैसे जगह में आए, बच्चों के लिए इतना कुछ किया। पद्मश्री मिला तो पता ही नहीं था कि पद्मश्री होता क्या है, इसलिए सम्मान जैसा नहीं लगा और आज भी किसी बात का संतोष नहीं है कि मैं ये कर लिया, क्योंकि इस बात का संतोष है कि मैंने उस तक नहीं पहुंचा जो शायद और जरूरतमंद होगा। तो ऐसे ताऊ जी ने बस्तर में कई आश्रम खोले और शिक्षा की क्रांति लाई, समाज में क्रांति लाई, बच्चों को आगे बढ़ाया और इसलिए जहां एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, उन्हें लोग चाचा जी कहा करते थे और वैसे ही यहाँ पर हुए धर्मपाल सैनी जिसे लोग ताऊ जी कहते हैं और आके आज भी लोग बड़े सम्मान से, आदर से इनका पैर छूते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि ताऊ जी ने समाज को बहुत कुछ दिया है। इसलिए हम पहुंचे थे ताऊ जी से बात करने, ताकि इनकी कहानी आप तक पहुंचाया जा सके, इनसे बातचीत किया जा सके कि इनके जीवन से कुछ सीखा जा सके। हमारी बातचीत कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और आप क्या सीखे हैं इनसे। और अब इसके बाद हमारी बातों को सुनने के बाद आप ऐसा कौन-सा सीख लेके अपने जीवन में उतारते हैं, वो भी कमेंट करके बताइएगा। कैमरा के पीछे हमारे साथी संजू थे, जो हमारी बातचीत रिकॉर्ड कर रहे थे। सारी बातों को कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा और विस्तार न्यूज़ को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।